हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में अभी तक हम 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर है छठा। चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना सिटीजनशिप का, ये काफ़ी इसमें जो प्रोविजन दिए हुए हैं ना संविधान में दिए रखे हैं, और जो आर्टिकल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, वो थोड़ा टफ पड़ता है। अगर यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन बन जाए तो आप शौक मत होना, इस पर क्वेश्चन बन भी सकते हैं, बिकॉज कि इसमें जो प्रोविजन वगैरह है थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कब क्या कहना चाह रहा है। तो आज इसे सिंप्लीफाई करके हम समझेंगे, पूरा डिटेल में सिंप्लीफाई करके समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो सिटीजन होता है, एक तो होता है सिटीजन किसी देश का, एक तो होता है सिटीजन यानी नागरिक होता है, एक होता है एलियन यानी विदेशी, एक उस देश का नागरिक है और एक है विदेशी। अब जो देश का जो सिटीजन है वो उस देश का फुल मेंबर है, मतलब उसके पास में सभी राइट है, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट है, वो उस देश में रह सकता है, सब जितना उस देश में राइट है सारे राइट उस सिटीजन को अवेलेबल होते हैं। जब बात करते हैं एलियन की यानी विदेशी नागरिक की, तो उसके पास में उतने राइट नहीं होते हैं जितने कि एक सिटीजन के पास में होते हैं। तो ये जो एलियन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो फ्रेंडली कंट्री होते हैं उनके एलियन, जैसे कि हमारा रसिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो वहाँ के नागरिक है वो हमारे एलियन फ्रेंडली एलियन होंगे। और दूसरा है एनिमल, एनिमल मतलब एनिमी, मैं एनिमल को एनिमी से समझ रहा हूँ कि वहाँ जो जानवरों जैसे होते हैं एनिमी होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है वो हमारा एनिमी है, ठीक है। तो वहाँ के जो नागरिक है वो एनिमी एलियन कहलाएंगे। एनिमी एलियन, एक होता है फ्रेंडली एलियन, दूसरा होता है एनिमी एलियन। एनिमी एलियन होते हैं इनके पास में फ्रेंडली एलियन की तुलना में कम राइट होते हैं। पाकिस्तान का कोई नागरिक आएगा उसको हम थोड़ी इतनी इज्जत देंगे जो हमारे कोई पड़ोसी देश है, हमारा कोई फ्रेंडली देश है। जैसे कि भूटान का कोई नागरिक आ गया है, उसको जितनी इज्जत देंगे इतनी पाकिस्तान के नागरिक को थोड़ी नहीं देंगे, बिकॉज कि हालांकि नागरिक की तो नहीं होना चाहिए, बट पाकिस्तान एनिमी है तो वहाँ के नागरिक को इतनी पावर, इतने राइट नहीं दी जाएगी जितनी कि एक फ्रेंडली एलियन को दी जाती है। बट ये चीज़ याद रखना, जो एनिमी मतलब एनिमी हो चाहे फ्रेंडली एलियन हो, एनिमी एलियन हो चाहे फ्रेंडली एलियन हो, किसी के पास में पॉलिटिकल राइट नहीं होते, चाहे हमारा मित्र देश का नागरिक हो चाहे शत्रु देश का नागरिक हो, किसी के भी पास में सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं होते हैं। बिकॉज कि सिविल और पॉलिटिकल राइट होते हैं वो ओनली इंडियन सिटीजन के पास ही होंगे, वो किसी एलियन नागरिक के पास में नहीं होंगे। वही कुछ एनिमी एलियन के पास में राइट नहीं होते, जैसे आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 है, वो एनिमी एलियन के पास नहीं होता है। फ्रेंडली एलियन के पास में आर्टिकल 22 के तहत भी अधिकार होते हैं, ठीक है। इनको अरेस्ट डिटेंशन से राहत होती है, बट ये एनिमी एलियन क्यों नहीं होते? आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद जो 22 है वो कहता है, वो ये कहता है कि किसी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर आपको प्रोसीजर से आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो। बट जो एनिमी एलियन होता है उनके पास में ये राइट नहीं होता है। जो शत्रु राष्ट्र का जो नागरिक है, पाकिस्तान का नागरिक है, एनिमी एलियन से आप पाकिस्तान के नागरिक को समझ लो, तो पाकिस्तान का कोई नागरिक है उसके पास में इतने अधिकार नहीं होंगे जो कि भूटान के नागरिक के पास होंगे, ठीक है। और एनिमी एलियन कौन से होते हैं? शत्रु कौन सा है? जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, जिसके साथ में हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो वो शत्रु राष्ट्र हो जाता है। अब आप सबको पता होगा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो दो भाग हो गए देश के, एक पाकिस्तान एक भारत। अब लोग थे वो एक देश से दूसरे से जाने लगे, कुछ लोग पाकिस्तान गई, कुछ लोग भारत आ रहे थे, कुछ भारत से पाकिस्तान गई, पुनः भारत आ रहे थे, तो उस टाइम आवाजाही बढ़ गई थी। अब उससे क्या हुआ? प्रॉब्लम बढ़ गई थी, बिकॉज कि उन्हें मैनेज करना कठिन हो रहा था। किस प्रकार से उन्हें मैनेज करें ये कठिन हो रहा था। तो उन्हें मैनेज करने के लिए एक परमिट लाइन बनाई गई, एक परमिट डेट चुनी गई, इसके बाद में आप परमिट लेके ही भारत और पाकिस्तान जा सकते हो या आ सकते हो। तो ये परमिट डेट थी, ये डेट आप याद रखना, ये काफ़ी काम आएगी। 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 को परमिट डेट यानी सिस्टम, परमिट सिस्टम डेट लागू की गई। इसके बाद में है वो मूवमेंट है उसे स्टॉप कर दिया गया, यानी कि आपको अगर भारत या पाकिस्तान आना जाना है तो आपको एक परमिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 के बाद में परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया। उसके बाद में आवाजाही के लिए परमिट लागू हो गया, बिकॉज कि क्या हुआ, आवाजाही बढ़ गई थी। इस प्रकार से आवाजाही बढ़ गई तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। कैसे रोकोगे आप? कंट्रोल कैसे करोगे? हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे नहीं उस टाइम में, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक परमिट डेट लागू की। 19 जुलाई 1948 को परमिट डेट लागू की। आप अब परमिट लेके, परमिट मतलब आज का पासपोर्ट मान लो, आज का जो पासपोर्ट होता है उस टाइम में परमिट डेट वही काम करती, परमिट सिस्टम था वो वही काम करा, तो आज का पासपोर्ट काम करता है। तो परमिट लेके आप आवाजाही कर सकते हो। अगर इसके बाद में अगर देश की बाउंड्री क्रॉस करनी है
तो जिस देश में आपको जाना है उस देश की, जिस देश से, जैसे भारत से पाकिस्तान जाना है तो भारत से पहले परमिट लेना होगा, बाद में पाकिस्तान से लेना होगा, और पाकिस्तान से भारत आना है तो भी दोनों देशों से परमिट लेके आना होगा। ये पासपोर्ट का काम कर रहा था। और भारत में दरअसल जो पासपोर्ट एक्ट है वो 1920 से ही लागू हो गया था, बट ये एक तरह से पासपोर्ट का ही काम कर रहा था। अब कुछ राइट है जो ओनली सिटीजन के पास होते हैं, उसके बारे में एक बार देख लो। कुछ राइट है वो ओनली सिटीजन के पास में हो। कौन कौन से राइट ओनली सिटीजन के पास में होता है? तो कुछ राइट ऐसे हैं जो ओनली सिटीजन के पास में है, ध्यान से इसको याद रखना। ओनली सिटीजन के पास होने वाले राइट, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की वर्जन है, भेदभाव को रोकता है। ये आर्टिकल 15 है वो भेदभाव रोकता है। कौन कौन से ग्राउंड पर ये भेदभाव रोकता है? रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस। कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस यानी 5 ग्राउंड के आधार पर यह भेदभाव रोकता है। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ओनली सिटीजन के पास में है, ये 5 ग्राउंड के आधार पर भेदभाव को रोकता है। कौन कौन से 5 ग्राउंड है? एक तो है सिटीजन, 5 ग्राउंड कौन कौन से? रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस। रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस। याद रखना आर्टिकल 15 है ओनली सिटीजन को मिला है। आर्टिकल 15 ओनली सिटीजन को मिला है। ये कौन कौन से ग्राउंड पर भेदभाव को रोकता है? 5 ग्राउंड है, 5 जगह है वहां पर ये भेदभाव को रोकता है। कौन कौन से 5 ग्राउंड है? रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, सेक्स है, बर्थ प्लेस है। इन 5 ग्राउंड पर ये भेदभाव को रोकता है। ये ग्राउंड याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड पर आर्टिकल 15 है वो भेदभाव को रोकता है। तो ये ग्राउंड दे दिए जाएंगे और आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस 5 ग्राउंड के आधार पर भेदभाव को रोका जाता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाता है। ये आर्टिकल 15 ओनली सिटीजन के पास में। फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी जो गवर्नमेंट, जैसे कि आपको आईएएस बनना है तो आईएएस है ना, पब्लिक अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक एक एम्प्लॉयमेंट है। अब आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो भी बनना है ना, उसमें अब विदेशी आके थोड़े बन सकता नहीं भाई हम भी आईएएस बनाओ। जब आप आईएएस का फॉर्म फिल करोगे वहां पे लिखा होगा कि आप इंडियन हो, ठीक है। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाओगे तो वहां पे लिखा होता है कि आप इंडियन हो, तो ऐसा लिखा होता है वहां पे। तो जो पब्लिक जॉब चाहिए आपको, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां पर आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। विदेशी आके ये नहीं बोल सकता सर हमें भी ये तो राइट दो, हमें भी नौकरी दो, हमें भी आईएएस बनाओ। नहीं भाई, आपको अब पाकिस्तानी को आईएएस बना दो तो वो तो भारत को खत्म ही कर देगा, नुकसान कर देगा। तो पाकिस्तानी को आईएएस थोड़ी बना सकते हो। आपको आईएएस बना, अपने देश में जाओ, वहाँ की एग्जाम कंडक्ट करो, आईएएस बनो। हमारे यहाँ पे आपको आईएएस बनना है तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो आर्टिकल 16 है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो ओनली भारत का नागरिक ही मांग सकता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी ओनली भारतीय नागरिक ही मांग सकता है। आर्टिकल 15 भेदभाव रोकना, ये ओनली भारतीयों को है, यानी भारतीय सिटीजन को अवेलेबल है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी ओनली भारतीय के पास में। तो 15 16। फिर है 19 क्या कहता है? 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, कहीं बसने की बात करता है, घूमने की बात करता है, संघ बनाने की बात करता है। तो फ्रीडम जो आर्टिकल 19 है ना, बहुत ब्रॉड है और ये केवल ओनली इंडियन सिटीजन को है। अगर देखो दुश्मन देश को दुश्मन देश के सिटीजन को यार अगर अधिकार दे दिया जाएगा तो अब पाकिस्तान से, चाइना से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आके वो पार्टी बना लेंगे, दंगा भड़काएंगे, बोलेंगे भारत के खिलाफ काम करो, ये करो वो करो। तो उनको ये आर्टिकल दिया ही नहीं जा सकता था। तो आर्टिकल 19 है वो भी ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है। यहाँ पर विदेशी आके ये मांग नहीं कर सकता कि हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो। नहीं जी, आप अगर ऐसे आर्टिकल मांगोगे तो पड़ेंगे आपको चांटे। आप जाओ अपने देश में मांगो, हमारे देश में। हालांकि पाकिस्तान में तो उनको भी नहीं मिलते, पाकिस्तान और चाइना में भी नहीं मिलते हैं। उनको कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां भी मिलता है जो यहाँ पे आके मांगेंगे। बट कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 है वो ओनली भारतीय को ही अवेलेबल है, भारतीय सिटीजन को ही अवेलेबल है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है ना, जो कल्चरल राइट है वो भी ओनली भारतीय सिटीजन को अवेलेबल है, वो भी ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन संघ वगैरह, आर्टिकल 29 और 30 ये कल्चरल राइट, ये भी ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। उसके बाद में है राइट टू वोट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू वोट है, वो भी ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। दूसरे देश का नागरिक आके वोट नहीं देगा, अगर वोट देगा तो अपने पक्ष की सरकार बनवा लेगा। तो राइट टू वोट वो भी इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। और फिर है इलेक्शन लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वो भी ओनली इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। कुछ पब्लिक पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जज है, ये भी ओनली इंडियन सिटीजन ही बन सकते हैं। कोई दूसरे देश का नागरिक आके ये सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है। ठीक है जी, क्या है कौन कौन से सिटीजन
को राइट प्राप्त है। कौन कौन से राइट ओनली सिटीजन को प्राप्त है? आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, आर्टिकल 29-30 कल्चरल राइट, चुनाव लड़ने का अधिकार, फिर है पब्लिक ऑफिस होल्ड करना जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, ये सारे हैं, ये ओनली इंडियन सिटीजन ही होल्ड करता है। ये सारे राइट ओनली इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, कोई फॉरेनर ये राइट की डिमांड नहीं कर सकता है जी। अब भाई साहब इंडियन सिटीजन को राइट तो हमने दे दिए, तो इसके साथ आपको कुछ ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। अब फॉरेनर है उसको तो हम ये नहीं बोल सकते आप भारत की फ्लैग की इज्जत करो, भारतीय राष्ट्रगान की इज्जत करो, राष्ट्रीय गीत की इज्जत करो, नेशनल एंथम है इन सब की इज्जत करो, वो तो नहीं करेंगे ना। भारत के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की इज्जत करो, वो तो नहीं करेंगे ना। अब करे ना करे वो उनकी चॉइस है, ठीक है, बट हमें तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपका तो देश है, आप देश राइट ले रहे हो उस देश के। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश का सिटीजन हूँ, मेरे पास सारे राइट दिए इस देश ने मुझे, तो मेरा तो ड्यूटी भी बनती है ना कि मैं इन सारे, अगर मेरे को अधिकार दिए गए हैं तो कुछ कर्तव्य भी आपको दिए गए हैं, तो सिटीजन को है ना ड्यूटी भी दी गई है, तो भारतीय सिटीजन को ड्यूटी भी फुलफिल करना आवश्यक है। जो हमारी ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, वो भारतीय सिटीजन है उनको इसका पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि टैक्स पे करना है, रेस्पेक्ट टुवर्ड फ्लैग्स है, राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान की रेस्पेक्ट करना है, ये सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप है वो अपने देश का सम्मान करोगे और अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसे फुलफिल करोगे। अब कुछ एक बार इस चैप्टर को समझने पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लो, कुछ टर्म दिए हुए उससे समझ लो। जैसे कि एक टर्म होती है नेशनलिटी, नागरिकता, ठीक है, कुछ टर्म को समझ लो। पहली है टर्म नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। फिर एक टर्म आती है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अब नागरिकता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में एक बात देख लेते हैं। तो राष्ट्रीयता क्या है, देखो आप किसी राष्ट्र से प्यार करते हो, नेशनलिटी यानी नेशनलिटी एक स्टेटस है, राष्ट्रीयता है वो एक स्टेटस है। स्टेटस क्या है कि जो किसी नेशन से, किसी राष्ट्र से संबंधित होती है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, ये अलग चीज़ है, बट मैं इंडिया का नेशनल हूँ, मैं इंडिया का नेशनलिटी है, ठीक है, तो मेरे ये स्टेटस है, मेरे पास ये स्टेटस है कि मैं इंडिया को एज ए नेशनलिटी, एज ए राष्ट्रीयता मैं को मानता हूँ, मेरे को नेशन से प्यार है, तो ठीक है, नेशनलिटी है वो एक स्टेटस है, ठीक है, वो किसी भी एक राष्ट्र से, ओनली किसी एक राष्ट्र से संबंधित हो सकती है। ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है ना, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, उसमें आर्टिकल 15 में यह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास में किसी एक राष्ट्र की नेशनलिटी हो सकती है। किसी व्यक्ति के पास, जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया है आर्टिकल 15 में, किसी व्यक्ति के पास में किसी एक राष्ट्र की नेशनलिटी हो सकती है और उसको बिना किसी वजह की उसको उस राष्ट्र की नेशनलिटी से हटाया नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 15 डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहता है, घोषणा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक नेशनलिटी होगी, एक राष्ट्रीयता होगी, और कोई भी व्यक्ति है उसकी उस राष्ट्रीयता से, उसकी उस नेशनलिटी से आर्बिट्री या निरंकुशता से, मतलब कोई राजा आया अपनी मन मर्जी से उसको उस नेशनलिटी से हटा दिया, भाई तू इस देश का नागरिक नहीं है। कल को भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को बोल दिया कि भाई तेरे पास देश की नागरिकता नहीं है, तो बिना वजह के नहीं बोल सकते मेरे को कि नहीं, हमारे मन में आ गया कि अब तू इस देश का नागरिक नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए, वो प्रॉपर सिस्टम से ही मेरे को वो नागरिकता से हटा सकते हैं। ऐसे आर्बिट्रेरी रूप से, निरंकुशता से मेरे को इस देश से नहीं हटा सकते। तो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कहती है, इसका आर्टिकल 15 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास में एक नागरिकता होगी और कोई भी व्यक्ति है उसको आर्बिट्रेरी यानी निरंकुशता से उस नेशनलिटी से हटा नहीं सकता है, यानी कि छीन नहीं सकता है। एक तो अपनी मन मर्जी से उसकी नागरिकता छीन नहीं सकता है। नेशनलिटी है ना, वो सिटीजनशिप से बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप एक छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनलिटी है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अब सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप की बात करें तो एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है, इसमें इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में एक रिश्ता बताया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट का रिश्ता है। नेशनलिटी है वो तो प्यार का, प्रेम का रिश्ता है कि मैं इस देश का नेशनलिटी है, मेरे को इंडिया की नेशनलिटी है, वो एक मेरे लगन प्रेम की, मेरे इंडिया के प्रति प्रेम की नेशनलिटी है, मतलब वो मेरा और इंडिया के बीच में प्रेम है। बट सिटीजनशिप है वो मेरे और इंडिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमने दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मेरे पास में मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल की है तभी मैं इस देश का नागरिक बना हूँ। मेरे को राष्ट्रीयता लेने के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को सिटीजनशिप बनना है, सिटीजन नागरिकता लेनी है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी ही होगी, तभी मैं किसी देश का नागरिक बन सकता हूँ। तो नागरिकता है वो एक इंडिविजुअल और एक स्टेट के बीच में ऐसा रिश्ता है जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है। कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी होगी तब आप उस देश के नागरिक बन सकते हो। तो नागरिकता है एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। दोनों के बीच में फर्क ये है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है और वो एक
चॉइस है, वो नेशनलिटी एक चॉइस है और ये एक सिटीजनशिप है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब नेशनलिटी में व्यक्ति है ना, वो इंडिया में हो या किसी और देश का भी हो, मतलब जैसे अक्षय कुमार है, यानी कि वो किसी देश का नागरिक हो या ना हो। जैसे हम बात करते अक्षय कुमार है ना, अक्षय कुमार भारत का पहले नागरिक नहीं थे, ठीक है, अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं थे, बट मतलब सिटीजन भारत के नहीं थे, वो नागरिक कहाँ थे, नागरिक थे कनाडा के, बट उनकी नेशनलिटी थी वो इंडियन से थी। मतलब सिटीजन वो किसी और देश का हो सकता है और नागरिक किसी और देश का हो सकता है, मतलब सिटीजन या नागरिक किसी और देश का हो सकता है और जो उसकी नेशनलिटी है राष्ट्रीयता वो किसी और देश से हो सकती है। अक्षय कुमार की नेशनलिटी राष्ट्रीयता वो भारत से है और सिटीजन वो कनाडा का है, ठीक है, तो ये फर्क हो सकता है। तो नेशनलिटी है वो भले ही इंडिया की हो या ना हो, मतलब सिटीजनशिप वो इंडिया की हो या ना हो, बट जो नेशनलिटी है वो इंडिया की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए भी समझ लो, एंग्लो इंडियन है, वो भारत के सिटीजन नहीं है, बट उसकी नेशनलिटी है वो इंडिया की हो सकती है। अक्षय कुमार भी सेम एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता और सिटीजनशिप नागरिकता, इन दोनों में अंतर ये है कि कोई व्यक्ति नागरिक है वो एक टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करके बनता है, उसके लिए उस क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट रूप में इस देश से जुड़ा हुआ होता है। और जब बात करते हैं राष्ट्रीयता की, ठीक है ना, तो राष्ट्रीयता में क्या होता है, ये दोनों के बीच में, नेशन और व्यक्ति के बीच में एक स्टेटस जुड़ा हुआ होता है, एक जुड़ाव होता है। नागरिक एक छोटा कॉन्सेप्ट है और जो राष्ट्रीयता है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप एक छोटा है, नेशनलिटी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और नेशनलिटी है उसको कोई ऐसे हटा नहीं सकता है, मन मर्जी से नेशनलिटी कोई हटा नहीं सकता है, और सिटीजनशिप को हटाने के लिए पार्लियामेंट रूल बना के सिटीजनशिप से हटा सकता है। किसी और देश का नागरिक किसी और देश का, मतलब किसी और देश की नागरिकता रखने वाला व्यक्ति किसी और देश की राष्ट्रीयता रख सकता है। तो ये फर्क है नेशनलिटी और सिटीजनशिप में। अब डोमिसाइल क्या होता है, अब डोमिसाइल और रेजिडेंस में क्या अंतर है। तो डोमिसाइल की बात करें, डोमिसाइल यानी अधिवास, यानी वहां पर निवास करता है। डोमिसाइल यानी अधिवास, वहां पर निवास करता है। तो कोई एक देश का व्यक्ति है ना, वो डोमिसाइल ओनली एक ही जगह पर कर सकता है। संविधान में मेंशन है बट इसे डिफाइन नहीं किया गया। डोमिसाइल को है ना, संविधान में मेंशन तो है डोमिसाइल, बट इसे डिफाइन नहीं किया कि डोमिसाइल होता क्या है, संविधान में इसे डिफाइन नहीं किया गया है। डोमिसाइल का मेंशन तो संविधान में किया गया है, बस इसे डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में इसका वर्णन है बट डिफाइन नहीं किया गया है। डोमिसाइल का अर्थ क्या होता है, आजीवन किसी स्थायी रूप से उस जगह पर रहना। जैसे मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं राजस्थान से जुड़ा हूँ, जैसे मैं गुजरात से जुड़ा हूँ, अगर मैं गुजरात का या दिल्ली का स्थायी निवासी हूँ तो मैं वहीं पर रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं डोमिसाइल रूप से दिल्ली रह रहा हूँ, फिर मैं कुछ टाइम बाद बोलूँगा नहीं मैं यूपी का डोमिसाइल हूँ, या फिर मैं राजस्थान का डोमिसाइल हूँ, या मैं गुजरात का डोमिसाइल। नहीं, डोमिसाइल एक जगह का ही होता है। डोमिसाइल है वो आजीवन उसी स्थान पर हो सकते हो आप, है ना। रेजिडेंट कहीं के भी हो सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह के रेजिडेंट हो सकते हो, बट आप जो निवास स्थान है, जो आजीवन निवास स्थान है, डोमिसाइल है, वो एक जगह का ही होगा। तो डोमिसाइल का अर्थ होता है आजीवन रूप से एक उस स्थान पर बसना, या एक स्थान उस स्थान पर रहना, परमानेंट रूप से उस स्थान पर रहना। परमानेंट डोमिसाइल यानी परमानेंट रूप से उस स्थान पर रहना। और रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट यानी फिजिकल रूप से, जैसे मैं फिजिकली कहीं पे दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं फिजिकली रूप से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी जगह फिर मैं नहीं बोलूंगा हाँ मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, या अभी मैं यूपी में हूँ तो अभी मैं यूपी में हूँ। ये फिजिकल रूप है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, यानी फिजिकल रूप से वहां रह रहा है। और डोमिसाइल होता है अब मैं रह कहीं भी रहा हूँ लेकिन ओरिजिनल मैं कहाँ से हूँ। अगर मैं ओरिजिनल दिल्ली से हूँ और रह यूपी रह रहा हूँ तो मेरा डोमिसाइल है वो दिल्ली ही माना जाएगा, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो नहीं माना जाएगा। रेजिडेंट जहाँ आप रह रहे हो वो माना जाएगा, और डोमिसाइल है जहाँ के आप हो, जहाँ का और का ओरिजिनल है, आप ओरिजिन जहाँ के हो वही माना जाएगा डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल और रेजिडेंट में समझ आ गया। डोमिसाइल केवल कंट्री की होती है, यानी एक देश का है डोमिसाइल है। डोमिसाइल एक कंट्री की, केवल एक कंट्री की होती है, अलग अलग डोमिसाइल नहीं हो सकती है। जैसे मैं इंडिया की, मेरी डोमिसाइल है, अब मैं इंडिया में कहीं से भी हो सकता हूँ, इंडिया में मैं कहीं से भी हो सकता हूँ, मेरी डोमिसाइल एक कंट्री की होगी, राज्य की डोमिसाइल नहीं होगी। जैसे कि कल को मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अलग अलग राज्यों की मेरी डोमिसाइल, मैं यूपी का भी डोमिसाइल हूँ, मैं राजस्थान की, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। एक राष्ट्र की, एक नेशन की, एक कंट्री की एक ही डोमिसाइल होगी। डोमिसाइल कंट्री की होगी, राज्यों की डोमिसाइल नहीं होती है, ठीक है। एक देश की एक ही डोमिसाइल होती है। अब रेजिडेंट होता है फिजिकल रूप से उस देश में रुकना, ये रेजिडेंट होता है डोमिसाइल निश्चित रूप से स्थायी रूप से उस देश में रहना, यानी राष्ट्र की होगी तो वो होगी डोमिसाइल। अब देखेंगे हम नागरिकता के प्रावधानों के बारे में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। संविधान में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया। संविधान में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान में देखो प्रोविजन है ना, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, संविधान के आर्टिकल 5 और 11 के बीच में दिया गया है सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 2, संविधान का पार्ट 2
आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। और ये जो सिटीजनशिप है ये आता है यूनियन लिस्ट में, यानी कि इससे संबंधित कोई भी लॉ बनाना होगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। इससे संबंधित कोई भी लॉ बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी। नागरिकता के प्रावधान संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है और इसे यूनियन लिस्ट में रखा गया है, यानी संसद ही इस पर कानून बने। ओनली संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून है ना, वो केवल संसद ही बना सकती है। ऐसा नहीं कि राज्य उठकर बोल देगा नहीं ये यूपी का नागरिक है इसके लिए ये प्रोविजन है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। नागरिकता से संबंधित कानून है वो ओनली पार्लियामेंट ही बना सकती है। ठीक है, संविधान में सिटीजनशिप की टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। सिटीजनशिप का जो टर्म है ना वर्ड से, उसे डिफाइन नहीं किया गया है। सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 और 11 के बीच में, पार्ट में भी बताया गया, बट जो टर्म है उसे डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या हो गया है, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोविजन है, वो लागू कब हो गया था? संविधान का जो कुछ पार्ट है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, और कुछ पार्ट है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कुछ पार्ट लागू हुआ, और कुछ हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो हमारा 26 नवंबर 1950 को ही लागू हो गया था। कुछ जो पार्ट लागू होता है ना उसमें ये सिटीजनशिप का भी प्रोविजन पहले ही लागू हो चुका था। अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है उसके बारे में देख लेते हैं। सिटीजन से संबंधित जो आर्टिकल है 5 से 11 के बीच में उसको आर्टिकल वाइज दे रखे, तो संविधान में क्या क्या बताएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 5, 6, 7, 8 में संविधान में क्या उस समय बना था ना, उस समय नागरिकता संबंधित जो प्रावधान थे उसके बारे में संविधान बना था उस टाइम में। 5, 6, 7, 8 में उस समय नागरिकता संविधान जो प्रावधान थे वो 5, 6, 7, 8 में दिए गए हैं। और 9वां जो है आर्टिकल उसमें सिटीजनशिप को, नागरिकता को कैसे छोड़ा जा सकता है उसके बारे में 5, 6, 7, 8 में नागरिकता के बारे में, और 9 में दिया गया है सिटीजनशिप या नागरिकता को कैसे छोड़ा जा सकता है उसके बारे में। और 10, 11 में पार्लियामेंट के पास में अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित लॉ बना सकती है। 10, 11 में पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में, पार्लियामेंट के पास में क्या अधिकार है, क्या राइट है, क्या प्रोविजन कर सकती है वो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग, उसके बारे में बताया गया है। तो 5, 6, 7, 8 सिटीजनशिप के बारे में, 9 में है वो सिटीजनशिप को छोड़ने के बारे में, 10, 11 है वो पार्लियामेंट के पास में जो पावर है सिटीजनशिप की उससे संबंधित है। तो आर्टिकल 5 को देख लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में दिया गया है सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल। डोमिसाइल वर्ड आ गया, देखो डोमिसाइल यानी क्या होता है, इस देश का एक ही व्यक्ति डोमिसाइल हो सकता है, तो सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल। सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल क्या होता है आर्टिकल 5 में दिया गया है, यानी सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल। इसका मतलब ये होता है, सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति पूर्ण इंटेंशन से, जैसे मेरे को भारत में रुकना है, मेरा इंटेंशन है कि मैं इंडिया में रुकूं, तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल में क्या होता है, किसी व्यक्ति का इंटेंशन है कि वो भारत में रुकेगा। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल यानी उस व्यक्ति का इंटेंशन है कि वो भारत में रुकेगा, वो भारतीय है। तो आर्टिकल 5 में इंटेंशन की बात हुई। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल ये इंटेंशन की बात करता है, आर्टिकल 5 डोमिसाइल की बात करता है, इंटेंशन की बात करता है। फिर आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6 बात करता है वो पाकिस्तान से इंडिया में आए हो। आर्टिकल 6 बात करता है पाकिस्तान से इंडिया में आए हो, पाकिस्तान से इंडिया में आया हो। आर्टिकल 5 डोमिसाइल की बात करता है, आर्टिकल 6 बात करता है पाकिस्तान से इंडिया में आया हो, पाकिस्तान से इंडिया में आया हो। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया में आया हो। आर्टिकल 7 क्या बात करता है, आर्टिकल 7 बात करता है कोई व्यक्ति है वो पहले तो गया हो पाकिस्तान, किसी व्यक्ति का दिमाग हो गया खराब, वो चला गया पाकिस्तान, ठीक है जी, फिर उसके मन में आ गया नहीं यार पाकिस्तान में हो रहे हैं परेशान, फिर वापस वो आ गया इंडिया में। पहले गया पाकिस्तान, फिर उसको समझ में आ गई पाकिस्तान में परेशान हो रहे, फिर वो वापस आ गया इंडिया में, माइग्रेंट्स बनकर इंडिया में वापस आ गया। तो अब उसके राइट के बारे में वो आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 5 डोमिसाइल की बात करता है, इंटेंशन से इंडियन है उसकी। आर्टिकल 6 बात करता है कि पाकिस्तान से इंडिया में आए, पाकिस्तान में पहले रहते थे बट जो विभाजन हुआ उस टाइम वो इंडिया आ गए, तो उसके बाद आर्टिकल 6 करता है। आर्टिकल 7 बात करता है कि पहले पाकिस्तान गई बट पुनः वापस आ गई इंडिया में, गए और वापस आए, तो उसे कहते हैं आर्टिकल 7 में दिया गया है, उसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 7 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 8 उस लोगों के बारे में बात करते हैं, कुछ जो हमारे पूर्वज थे, भारत पर अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश कॉलोनी थी भारत, तो यहाँ से लोगों को काम करने के लिए एज ए वर्कर है, एज ए सैनिक है, यहाँ से लेके गए दूसरे देशों में, जैसे अफ्रीका में कहीं भारतीय जाके काम करने रहे, काम करके वहाँ पे बसने लग गए, तो अब वहाँ जाके वो लोग रह रहे हैं, तो उनके बारे में जो प्रोविजन है ना वो दिया गया आर्टिकल 8 में। संविधान का अनुच्छेद 8 है, उसमें उन लोगों के बारे में है जो ओरिजिन तो इंडिया के है लेकिन अभी रह रहे हैं इंडिया से बाहर, तो सिटीजन इंडियन जो ओरिजिन के हैं वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, फिर साउथ अमेरिका में कई लोग रहते हैं, कई लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, मतलब जो इंडोनेशिया वगैरह है ना
आसियान जो देश है वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके बारे में प्रोविजन है वो आर्टिकल 8 में दिया गया है। आर्टिकल 5 डोमिसाइल की बात करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए हो। आर्टिकल 7 पाकिस्तान गए हो पुनः भारत आ गए हो। आर्टिकल 8 जो बाहर रह रहे हो, इंडियन ओरिजिन के हैं बट रह कहाँ रहे हो, अभी बाहर रह रहे हो। अब हम देखेंगे कि किन किन कंडीशन के आधार पर आप इन आर्टिकल के थ्रू भारत के सिटीजन बन सकते हो। तो आर्टिकल 5 को पहले डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 5 है वो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है। आर्टिकल 5 है वो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की बात करता है, यानी इंटेंशन से आप भारत में रुके हो, इंटेंशन से आप इंडियन सिटीजन हो, इसके बारे में बात करता है। इसमें क्या है, 26 जनवरी 1950, इस डेट को आप याद रखना। 26 जनवरी 1950 की डेट है। उस डेट से पहले आपका जन्म है या आपके पेरेंट्स का जन्म है वो इंडिया में हुआ है, या ऑर्डिनरी आप इंडिया के सिटीजन हो और 5 साल से ज़्यादा समय के लिए आप इंडिया में रुके हो संविधान बनने से पूर्व, तो आप इंडियन सिटीजन हो जाओगे। क्या कहना चाहता है आर्टिकल 5? आर्टिकल ये 5 ये कहता है आप डोमिसाइल रूप से इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। कैसे बन सकते हो कि या तो आपका जन्म है वो 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में हुआ है, या आपके पेरेंट्स से उनका जन्म है वो इंडिया में हुआ है, और यहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में इंडिया में रह रहे हो और 5 साल संविधान बनने से पहले 5 साल से पहले इंडिया में रह रहे हो। पहले तो आपका खुद का जन्म हो गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म हो गया इंडिया में तो भी आपको दिक्कत नहीं है, तो भी आप इंडियन बन जाओगे। अगर आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, आपके पूर्वज मानिए आपके पेरेंट्स का भी जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, तो आप ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में इंडिया में रह रहे हो, जो हमारा संविधान बना था उससे 5 साल पहले से इंडिया में आप रहते आ रहे हो, तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। जरूरी नहीं है फिर आपके पूर्वज इंडियन है नहीं है, अब 5 साल सिटीजन संविधान बनने से पहले 5 साल पहले संविधान बनने से 5 साल पहले अगर इंडिया में रहते आ रहे हो तो आप इंडिया के नागरिक बन जाओगे। तो आर्टिकल 5 सिंपल सा कहता है या तो आपका जन्म इंडिया में हो गया हो संविधान बनने से पहले, या आपके माता पिता का जन्म इंडिया में हो गया हो, या आप 5 साल पहले संविधान बनने से पहले इंडिया में रह रहे हो, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप बन जाओगे। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको टर्म्स एंड कंडीशन इसके अलावा फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 5 तो सिंपल सा बोल दिया, पर अब दिक्कत आ रही है आर्टिकल 6 वालों को। 6 वाले क्या कर दिए, 6 वाले पाकिस्तान में बैठे थे, अब वो विभाजन हो गया पाकिस्तान का, वहां पर उनको होने लगी परेशानी, तो अब वो आ रहे हैं भारत में। अब भारत में आ रहे तब इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 6 बात करते हैं। आर्टिकल 6 बात करता है पाकिस्तान से माइग्रेंट्स करके जो भारत आए हैं, पाकिस्तान से भाग के जो इंडिया आए हैं, अब उनके बारे में बात करता है। तो ये परमिट लाइन को याद रखना। परमिट लाइन की डेट मैंने पहले भी बताई थी, परमिट लाइन की डेट है वो याद रखना। परमिट लाइन जो एज ए पासपोर्ट काम करती है, कौन सी डेट थी, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 जो कि परमिट सिस्टम है। उस दिन क्या किया था, बहुत सारे लोग भारत में भाग भाग के आ रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई कि इनको संभाले कैसे, तो एक डेट घोषित कर दी कि 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर किसी को भारत में आना है या भारत से पाकिस्तान में जाना है तो आपको एक परमिट लेना होगा, उस परमिट के थ्रू ही आप आवाजाही कर सकते हो। ये परमिट है एज ए पासपोर्ट काम कर रहा था। तो 19 जुलाई 1948 के बाद में परमिट सिस्टम को लागू कर दिया। तो इस डेट के बाद में अगर आपको परमिट लेके भारत में आना है, ठीक है, अब परमिट लेके आप भारत में आ तो गए हो, अब आपको 2 चीज़ें और फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आप तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गए हो, ठीक है, एक तो 19 जुलाई 1948 है जो परमिट डेट है, उससे पहले अगर भारत आए हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको भारतीय नागरिक बनना है। आप आ गए हो 19 जुलाई 1948 जो कि परमिट डेट है, मैं परमिट डेट बोलूँगा, परमिट डेट के पहले 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा भारतीय नागरिक बनने के लिए। तो आपको भारतीय नागरिक बनने के लिए पहला तो इंडिया का रेजिडेंट होना पड़ेगा, पहले तो इंडिया में रुकना पड़ेगा, ठीक है जी। इंडिया में तो आप रुक जाओगे कुछ टाइम के लिए, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हो, कुछ टाइम रेजिडेंट बन के यानी रुक गए यहाँ पे। इसके बाद में दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन ये है कि इससे पहले आने वाला या तो वो स्वयं या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। 19 जुलाई 1948 यानी परमिट डेट के पहले अगर आप भारत में आके इंडियन रेजिडेंट के रूप में रह रहे हो, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, यहाँ पे रह रहे हो, रहने के बाद में आपको एक कंडीशन पूरी करनी चाहिए, रह तो रहे हो आप, अब एक और कंडीशन आप पे थोपी जाएगी कि आपके या तो आप खुद या आपके पिता माता या आपके दादा दादी इन या आपके नाना नानी इनमें से कोई अगर इंडियन सिटीजन है तो आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। आप इंडियन परमिट डेट से पहले आ गए हो, ठीक है, आप रेजिडेंट भी बन गए हो, और आपके पेरेंट्स ग्रैंडपा इनमें से कोई भारतीय अगर निकल जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भारतीय निकल जाता है, भारतीय सिटीजन निकल जाता है, तो आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। तो अगर परमिट डेट से पहले आए हो तो ओनली 2 टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करो और भारतीय बन जाओ। अब आपकी किस्मत थी खराब, जैसे कि मैं था, मेरी किस्मत थी खराब, मैं 19 जुलाई 1948 की जो परमिट डेट थी
उसके पहले ना आकर के बाद में आ गया हूँ। 19 जुलाई 1948 के बाद में आ गया हूँ, मैंने परमिट डेट के मैं बाद में आया हूँ। तो अब मेरे को क्या टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी? तो पहले तो मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, इंडिया में रुकना पड़ेगा। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, मेरे माता पिता या मेरे दादा दादी वो हैं उनको भारतीय होना पड़ेगा, मेरे माता पिता या मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भारतीय होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हो, तो तीसरी कंडीशन ये है कि पहली तो कंडीशन देख लिया, भारतीय माता पिता या दादा दादी भारतीय होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन ये है कि साथ ही साथ आपको 6 महीने तक भारत में रुकना पड़ेगा। अब परमिट डेट वाली फिर से सही से सुनना, परमिट डेट की पहले आ गए तो रेजिडेंट जाओ, और आपके पेरेंट्स अगर इंडियन हो तो आप पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है तो आप बन जाओगे। लेकिन इसके बाद में आए तो क्या होगा? पहले आए तो आपको इजीली बन गए, तो बाद में आए तो बाद में क्या करना पड़ेगा? बाद में आए तो पहले तो आपके माता पिता दादा दादी में से कोई भारतीय होना चाहिए। अगर ठीक है जी हमारे पेरेंट्स या भारतीय थे और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी भारतीय थे, अब तो मैं खुश हो जाऊँ, क्या बन सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बन जाओगे भाई? ऐसे तो आप बन जाओगे, कल को भाग जाओगे भारत छोड़ के। तो इसके लिए आपको 6 महीने तक भारत में रुकना पड़ेगा। परमिट डेट के बाद में आओगे, पहले तो परमिट लेके इंडिया में आओगे, फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पे होंगे, उसको पता करोगे हमारे पेरेंट्स यहाँ के थे, वो बताओगे, फिर आपको 6 महीना इंडिया में रुकना पड़ेगा। अगर आप इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर लेते हो तो बन जाओगे आप भारतीय नागरिक। कब बनोगे? जब 1948 यानी 19 जुलाई 1948 यानी परमिट डेट के बाद में आ रहे हो। तो पहला था 5वां डोमिसाइल के थ्रू, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स करके भारत आ रहे हो, पाकिस्तान से माइग्रेंट्स करके भारत आ रहे हो, तो एक परमिट डेट थी, परमिट डेट के पहले आए तो आपको रेजिडेंट बनना होगा और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, तो आप बन जाओगे नागरिक। और 19 जुलाई 1948 के बाद में यानी परमिट डेट के बाद में आ रहे हो तो पहली तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन वही पूरी करनी पड़ेगी, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को भारतीय बनाना पड़ेगा यानी भारतीय होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन है आपको 6 महीने यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करो और सिटीजनशिप पाओ, आओ सिटीजनशिप पाओ, ठीक है जी। ये हो गया आर्टिकल 6 के बारे में, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? पहले टर्म्स एंड पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय हो, दूसरी है 6 महीने रुको सिटीजनशिप पाओ, ठीक है जी। अब आर्टिकल 7 की बात कर रहे हैं। परमिट डेट को याद रखना, परमिट डेट से पहले परमिट डेट के बाद में ये चीज़ याद रखना। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? पार्टीशन हुआ, उसके बाद में आप पाकिस्तान चले गए, ठीक है। पाकिस्तान में आपका मन लगा नहीं, आपको किया परेशान, तो आप वापस भारत आ गए। आर्टिकल 7 भाई, 7 में पहले गए फिर वापस आ गए, 7 में पहले गए फिर वापस आ गए, पहले पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए, तो अब आप इंडियन सिटीजन कैसे बनोगे? आपको ज़्यादा ही था, आप पाकिस्तान बन के लाड़ साहब बन के, फिर आपको समझ में आ गया यहाँ पे तो मरने वाले हैं, तो आप इंडिया आ गए। फिर इंडिया को बोलते हाँ जी सर हम तो परेशान हो रहे हैं, हम सिटीजन दो। इंडिया वालों ने कहा नहीं आप तो पाकिस्तान जा रहे थे, तो आपने मांगी माफ़ी, हमें सिटीजन बनाओ कैसे भी। तो आपको सिटीजन आप कैसे बनाए? अब साथ में थोड़ा सा एक ट्रिक्स ये है कि देखो आप गए थे पाकिस्तान, फिर वापस आए भारत आ गए, अब आपको करना है अप्लाई कि मेरे को भारत को बोला, भारतीय गवर्नमेंट को बोला, इंडियन गवर्नमेंट को बोला मुझे सिटीजन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब आप माइग्रेंट्स करके वापस आए हैं, पहले यहाँ के थे फिर वहाँ गए फिर वापस आए, तो अब भारत गवर्नमेंट बोलेगी सालो तुम वहाँ पे गए थे ना, अब 6 महीने यहाँ पे रुको, तुम्हें तो सजा की जो तुमने वहाँ पे जाने की गलती करी थी उसकी सजा ये मिलेगी, अब 6 महीने यहाँ पे रुको तो ही तुम्हें सिटीजन बनाएंगे। तो पहले वहाँ पे गए फिर वापस आए तो आर्टिकल 7 लग गया, वापस आए, अब 6 महीने यहाँ पे रुको, 6 महीने रुक के आप अप्लाई करो तो भारतीय सिटीजनशिप पाओ। वहाँ पे क्या था? आर्टिकल 6 में क्या था? अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो आप तो आपको माता पिता यहाँ के हो, ये शो कर दो, ये प्रूफ कर दो हमारे माता पिता दादा दादी यहाँ के हैं, तो आप भारतीय सिटीजन बन जाओगे। और दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद के आप आए हो तो आप ये प्रूफ कर दो कि मेरे माता पिता दादा दादी वो भारतीय है, साथ ही साथ 6 महीने रुक जाओ तो सिटीजनशिप पाओ, ठीक है। प्रूफ कर दिया, 6 महीने रुक के सिटीजनशिप पाई, फिर वापस यहाँ के थे पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए, 7 लग गया, यहाँ के थे पाकिस्तान गए वापस आ गए, 7 लग गया, 7 लगते आपकी ग्रहण लग गया कि आपको 6 महीने यहाँ पे रुकना पड़ेगा, 7 लगते 6 महीने आपको रुकना पड़ जाएगा, 7 लगते 6 महीने रुक जाना पड़ेगा, 6 में भी 6 महीने रुकना पड़ेगा, 7 में भी 6 महीने रुकना पड़ेगा और सिटीजन बन जाओ। तो ये आर्टिकल होगा 7। अब देखेंगे आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? कई सारे लोग थे बेचारे परेशान थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने दी लालच आपको देंगे रोजगार, चलो हमारे साथ, ले गए वो साथ में, छोड़ दिया अफ्रीका में, छोड़ दिया साउथ अमेरिका में। अब वो वहाँ जाके रहने लग गए, वापस आने का कुछ सहारा था नहीं, कोई ऑप्शन था नहीं, तो वहीं पे बस गई। उनको बोल दिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जहाँ थे तो इंडियन के बट बस गए वहाँ पर, अब इनको बनना है इंडियन सिटीजन। वहाँ तो बस गए थे, सहारा है नहीं इनके पास में, वहाँ पिछले कोई सालों पे वहाँ पे परेशान कर रहे हैं, तो अब उनको इंडियन आना है, तो बने कैसे इंडियन? इंडियन तो आ जाएंगे लेकिन इंडियन सिटीजन कैसे बने? इंडिया तो आ जाएंगे लेकिन सिटीजन कैसे बने? गवर्नमेंट को बोला भाई हमारे लिए कुछ है क्या आपके पास में ऑप्शन कि सिटीजन कैसे बने? गवर्नमेंट बोला तुम्हारे लिए भी कुछ है, आओ तुम्हारे लिए भी कुछ देखते हैं।
हम दयालु हैं, भारतीय देश भारत है वो काफ़ी दयालु देश है, काइंड कंट्री है, बहुत दयालु है। तो आओ तुम्हारे लिए भी कुछ देखते हैं। तुम्हारे लिए क्या देखें हम? तो पहले तो आप है ना वो खुद इंडियन होने चाहिए, या आपके पेरेंट्स है वो इंडियन होने चाहिए, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स है वो इंडियन होने चाहिए। मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर आपके पेरेंट्स का, इन तीनों में से किसी का जन्म है वो इंडिया में हुआ होना चाहिए। तीनों में से खुद का, या आपके पिता माता का, मतलब माता पिता का, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, तीनों में से किसी एक का जन्म है वो इंडिया में हुआ है, तो आप माने जाओगे इंडियन ओरिजिन की। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, फिर बात आएगी आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 है ना, सिटीजन तो आप बहुत बन लिए, अब हम आपको सिटीजन से हटाएंगे। आपको 5 में सिटीजन बनाया, 6 में सिटीजन बनाया, 7 में बनाया, 8 में बनाया, 9 में हम आपको हटाएंगे। 5 में कैसे? डोमिसाइल से बना दिया। 6 में कैसे बनाया? पाकिस्तान से भाग कर यहाँ आए थे इसलिए बना दिया। 7 में आपको चुल दिया, पाकिस्तान गई फिर वापस आई इसलिए बना दिया। 8 में आप बाहर रह रहे थे, आपको लालच दिया, बाहर रहने चले गए धंधे के चक्कर में, इसलिए फिर भी आपको बना दिया। अब 9 में हम आपको हटाएंगे। अब करेंगे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता को त्याग करना। किस प्रकार से आप नागरिकता की त्याग कर सकते हैं उसके बारे में है आर्टिकल 9 में, डिटेल में आगे इसको भी देखेंगे। फिर आर्टिकल 10 किसकी बात करता है? 10 करता है कि पार्लियामेंट है वो कानून बनाकर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से त्याग करवा सकती है और भारतीय नागरिक बना सकती है। पार्लियामेंट के पास में नागरिकता से संबंधित, नागरिकता को छोड़वाने का और नागरिक बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 11 है, वही पार्लियामेंट की पावर है कि वो नागरिकता से संबंधित कुछ भी डिसीजन ले सकती है, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। ये आर्टिकल बात करता है 11। तो ये थे संवैधानिक प्रोविजन। अब हम कल देखेंगे, वो देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट है ना 1955 का जो सिटीजनशिप है उसके बारे में देखेंगे। फिर सिटीजन को कैसे छोड़ते हैं वो देखेंगे, कार्ड होल्डर के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में अभी भी काफ़ी चीज़ें बड़ी है, वो हम कल देखेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।